हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व यानी पीसीएमबी चैप्टर नंबर 11 लेकर बच्चों, जिसका नाम है पादप कार्की यानी प्लांट फिजियोलॉजी। बच्चों, आगे पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी एग्ज़ाम 1 मार्च से हैं, जितना भी समय बच रहा है आपके पास, अच्छी प्रकार से आप लोग उनकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है। दूसरा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की छमाही परीक्षा हाफ ईयरली एग्ज़ाम इनको बोलते हैं, वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हैं। टाइम टेबल मैं अपने ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना। और बच्चों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं आपके, उनमें आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे मध्य प्रदेश के सभी छात्र हमसे जुड़ सकें और अपनी 12th एग्रीकल्चर की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। बच्चों, आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। समय आपके पास जितना भी है उसका अच्छी प्रकार से यूज कीजिएगा। और हाँ, जो छात्र गांव से हैं और छोटे छोटे कस्बों में अभी रूम लेके रह रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, आपका पूरा फोकस इस समय पढ़ाई पर होना चाहिए। आप इधर उधर ना भटकें और अपना पूरा समय पढ़ाई के लिए दें। आपके माता पिता ने आपके लिए बाहर भेजा है, जहाँ भी आपके लिए भेजा है वहाँ आप रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जहाँ भी आए। बहुत सारे छात्र घर से भी पढ़ रहे होंगे या रोज़ अप डाउन भी करते होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, माता पिता का आप पर भरोसा है, आप उनका भरोसा ना तोड़ें। उल्टे सीधे कामों से बचें, मेहनत पर फोकस करें, अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। मेहनत यदि आप लोग ढंग से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। इसलिए समय आप पास बहुत कम है, 3 महीने आपके लिए बचे हुए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से मेहनत करें। ज़्यादातर छात्र क्या होता है बच्चों कि वो भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, नशा करने लग जाते हैं, और जो है जिस कार्य के लिए उनको उनके माता पिता ने भेज रखा है वो काम वो नहीं करते हैं और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। भाई, आपके लिए पढ़ाई के लिए भेज रखा है माता पिता ने, समय पे आप लोग काम कीजिए, समय पे स्कूल जाइएगा, समय पर जहाँ भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ जाइएगा। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना भी जा सकें, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो आपको कोई कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी छात्र जाते ही हैं, उनका मन नहीं मानता है तो बिल्कुल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो है आगे चल के सफल हो सकते हैं। इस समय यदि आप लोगों ने गलत रास्ता नहीं छोड़ा तो वह आपका गलत जो चीज़ आप कर रहे हो वो रास्ता आपका एक दिन आदत बन जाएगा और कहीं ना कहीं आगे आपका भविष्य को बर्बाद कर देगा। मैं तो ये कहूँगा, जितना हो सके आप लोग इंस्टाग्राम बहुत कम चलाइएगा, इंस्टाग्राम का यूज ना करें। फेसबुक का भी यूज मत कीजिए, व्हाट्सअप का आप यूज कर सकते हैं, वो भी ना के बराबर। ठीक है। यदि आप सोशल मीडिया का यूज कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो आपके भटकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इधर उधर की बातों से दूर रहिएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से फोकस कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आपने माँ बाप को धोखा दिया, उनका भरोसा तोड़ा, तो ज़िंदगी और ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये ध्यान रखें, वो आप पे भरोसा करते हैं, उनको धोखा मत देना। यदि उन्होंने आपके लिए पढ़ने के लिए भेजा है तो आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है ना। आलतू फालतू चीज़ों से जितना हो सके बचें। बाज़ार में फोकट का घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मक्कारी करना, जी चुराना पढ़ाई से, इन सब चीज़ों से बचकर आप लोग अपना ध्यान पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है। 24 घंटे होते हैं, टाइम टेबल बनाइएगा।
टाइम टेबल से पढ़िएगा। 8 घंटे आप लोग पढ़ें, कम से कम 8 घंटे सोएं और 8 घंटे बाकी चीज़ों में दें आप लोग, ठीक है ना। तब जाके आप एक सही टाइम टेबल बना के आप लोग कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। बाकी आप ध्यान रखें थोड़ा सा चीज़ों का और अच्छी प्रकार से पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी आपकी काम की बातें। अब हम बात करेंगे चैप्टर की। चैप्टर 11 पादप कार्य की। यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर बच्चों 5 नंबर का है। तो 5 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। यदि इस चैप्टर को कम्प्लीटली आप लोग पढ़ते हो तो 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते इस वीडियो की शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पादप कार्की किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। देखिए, पादप कार्की किसे कहते हैं 2 नंबर में हो गया, इसका महत्व 3 नंबर में, यानी 5 नंबर का पूरा प्रश्न आपका बना दिया मैंने। देखिए, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी की वह शाखा जिसमें पौधों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह पादप कार्की कहलाता है। सीधी सी बात है, वनस्पति विज्ञान की एक शाखा होती है पादप कार्की, जिसमें पादप यानी क्या है, पादप यानी पौधा, और कार्की मतलब कार्य करना या क्रिया करना। तो पौधों की विभिन्न क्रिया, जो भी क्रियाएं आएंगी, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे वह वाष्पोत्सर्जन हो, इन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन है वो हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। उसे ही हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। पादप यानी प्लांट होता है और कार्की यानी फिजियोलॉजी, ठीक है ना। इन सब का अध्ययन हम लोग पौधे के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर हुई आपकी। इसके बाद हम इसके महत्व की यदि बात करें, पादप कार्की का कैसा महत्व, आप देखिए। नंबर 1, पादप कार्की के अध्ययन से पौधों की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित कर लिया गया है, अतः उन्हें कहीं भी एवं किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। सही बात है बच्चों। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अध्ययन से, क्योंकि जब प्लांट फिजियोलॉजी से प्लांट्स के अंदर होने वाली जो भी प्रोसेस हैं सभी चीज़ों का पता लग गया, तो प्लांट्स की ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों का ही कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रित कर लिया गया। इससे उन्हें कहीं भी किसी भी मौसम में अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। पता चल गया कि पौधे के लिए क्या चाहिए, तो कहीं भी कैसे भी कभी भी उगाया सकता है। बिल्कुल, ये पता कैसे चला, पौधे की क्रियाओं से पता चला, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा है आपका पॉइंट, देखिए, भूमि का विश्लेषण करके भूमि में खनिज लवणों एवं उर्वरकों की मात्रा नियंत्रित करने में भी पादप कार्की का क्या है, महत्व है। अब किसी पौधे को कितना फर्टिलाइजर चाहिए, किसी पौधे को कौन से मिनरल्स चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, तो ये भूमि का एनालिसिस करके, ये भूमि का क्या करके एनालिसिस करके, चाहे फर्टिलाइज़र की मात्रा हो या मिनरल्स की मात्रा, इनको भी नियंत्रित कर लिया गया है। आज की डेट में यदि हम लोग देखते हैं कि पौधे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हम ज़बरदस्ती फर्टिलाइज़र का उपयोग करते रहते हैं अपने खेत में। ऐसे हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक अच्छी प्रकार से एनालिसिस ना किया हो तब तक, एनालिसिस करके हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, खनिज लवण का यूज कर सकते हैं। भूमि के अंदर पौधों के अनुकूलतम वातावरण प्रदान करने में, देखो पादप कार्की में होता क्या है कि प्लांट्स की जो भी सभी क्रियाएं हैं, पौधा जो भी क्रियाएं करता है, वो जब सभी क्रियाओं का स्टडी हो जाती है, सभी क्रियाओं का पता चल जाता है कैसे होती है, क्यों होती है, तो पौधों के अनुकूलतम वातावरण प्रदान करने में ये बहुत बड़ा महत्व है पादप कार्की का। मतलब जैसा पौधे को चाहिए वैसा ही फेवरेबल कंडीशन हम उसको प्रदान कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि पादप कार्की का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका भी महत्व लिखिए। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। इसको इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन बोला जाता है।
ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसका इंपोर्टेंस। 2 नंबर में डेफिनेशन, 3 नंबर में इसका महत्व, 5 नंबर हुआ कि नहीं, हो गया है। देखिए बेटा क्या होता है कि जीवित पौधों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो पौधा होता है ना, कोई भी प्लांट्स हो, उसकी पत्तियां जो होती हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा भी कहा जाता है। तो उन छिद्रों के द्वारा पौधा क्या करता है, पानी को वाष्प के रूप में या भाप के रूप में या वेपर के रूप में उसको बाहर निकालता है। तो उस क्रिया को नाम क्या दे दिया, वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों, पौधों के द्वारा जल को, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम इसकी इंपोर्टेंस या महत्व की जब बात करते हैं बच्चों, तो क्या है, इस क्रिया के द्वारा आसपास के वातावरण को नमी प्राप्त हो जाती है। देखिए क्या होता है बच्चों, क्योंकि पौधा जो होता है बाष्प बना के पानी जल को ऊपर उड़ाता है या निकालता है, तो उससे क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा हो जाता है, मतलब उसको नमी प्राप्त हो जाती है। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि पौधा पानी को वाष्प बना के उड़ा रहा है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा क्यों? पत्तियों में रंध्रों के द्वारा। दूसरा है, इसमें पौधों का ताप सही बना रहता है। इससे पौधों का क्या सही बना रहता है, टेम्परेचर भी क्या बना रहता है, सही बना रहता है। याद रखें, इससे पौधों का जो तापमान है वो बिल्कुल सही बना रहता है, क्योंकि पानी जो है उड़ता रहता है, जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तीसरा है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना इसी क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। देखो रंध्र क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, जिनके द्वारा पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो रंध्रों खुलना एवं बंद होना इसी क्रिया द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि रंध्रों जैसे पानी को बाहर निकलना है, पानी की मात्रा पौधे में ज़्यादा है तो पानी तो वाष्प बनकर उड़ेगा, मतलब पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा, तो वो रंध्र हैं ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और पानी वेपर के रूप में उड़ने लग जाएगा। और जैसे ही पौधे में पानी कम हुआ तो वो रंध्र ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, ओपन एंड क्लोज, डिपेंड ऑन दिस प्रोसेस, मतलब इस क्रिया के द्वारा ही मतलब निर्भर करता है कि रंध्रों को खुला होना है या बंद होना है। चौथा, इस क्रिया द्वारा पौधों का अनावश्यक जल भी बाहर निकल जाता है। सही बात है, वाष्पोत्सर्जन से पौधों का अनावश्यक मतलब क्या होता है, अनवांटेड वाटर, फालतू का पानी यदि पौधे में पाया जाता है ना, तो वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। पहला हम बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ये क्या होता है, रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% रंध्रों के द्वारा ही होता है। देखिए रंध्र क्या होते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार बार फिर कह रहा हूँ, पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन मतलब 90% जो वाटर है वो रंध्रों के द्वारा ही ऊपर बाहर निकलता है, ऊपर जाता है जो भी। और दूसरा होता है वाह्यत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। वाह्यत्वचीय वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कोई भी पौधा है उसमें ऊपर छाल पाई जाती है, सबको पता है क्या पाई जाती है, छाल। तो छाल में से भी कुछ पानी वेपर बन के उड़ता है, कुछ पानी वाष्प बन के या भाप बन करके उड़ता है। तो पौधों की उसको बाहरी त्वचा है जनरली, तो बाहरी त्वचा से जल का
वाष्प के रूप में बाहर निकलना वह त्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और बच्चों, टोटल वाष्पोत्सर्जन का 8 से 10% वह त्वचीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही होता है। कितना प्रतिशत? 8 से 10% वह त्वचीय वाष्पोत्सर्जन, मतलब वो छाल होती है उससे पानी वेपर बन के 8 से 10% तक उड़ जाता है। दूसरा प्रकार कंप्लीट। तीसरा प्रकार है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों? काष्ठीय पौधों के तनों में वातरंध्र पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है और टोटल वाष्पोत्सर्जन का 1 से 2% उन वातरंध्रों द्वारा होता है। देखिए, ये वातरंध्र क्या होते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। और काष्ठीय पौधों के तने, काष्ठीय का मतलब होता है कठोर तने वाले पौधे। जितने भी पेड़ होते हैं सबका तना मोस्टली कठोर होता है ना। तो उनमें वातरंध्र मतलब हवा के जो रंध्र होते हैं, वात यानी हवा होती है, तो कुछ एयर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और टोटल ट्रांसपिरेशन का 1 से 2% जल इसी के द्वारा यानी वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन चाहे जो वाष्पोत्सर्जन के तीनों प्रकार हैं, उम्मीद करता हूँ तीनों टाइप्स अच्छी प्रकार से आपके क्लियर हो गए होंगे। किसी भी छात्र को अब कोई डाउट या समस्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। सब जानते होंगे 10th का टॉपिक है, 10th में आपने पढ़ा भी होगा इसको कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यदि नहीं पढ़ा है तो अच्छी प्रकार से यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं इसको। हरे पौधे, कैसे पौधे बच्चों? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O बोले तो जल, H2O जो होता है जल का फॉर्मूला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट पौधों का भोजन है, उसका निर्माण करते हैं। है क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन वायु प्रोडक्ट के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। देखो, हरे पौधे बच्चों, पौधों का कैसा होना जरूरी है? हरा होना जरूरी है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। हरे पौधे होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, इन दोनों के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है। बच्चों, इस क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिसे हम लोग अपनी सांस लेने श्वसन की क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वहाँ से जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसका उपयोग हम लोग अपनी श्वसन की क्रिया में करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी अच्छी प्रकार से क्लियर हुई होगी। बाकी आप इसका जो देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। 6 CO2 + 6 H2O मतलब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु जल के, है ना। इनके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब हरे जो पौधे होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। तो आप कह सकते हो प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की भी उपस्थिति, इन दोनों की उपस्थिति में ये बन गया। देखो C6H12O6 यानी ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है ना। निर्माण होता है और 6 CO2 का बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या पूरा रासायनिक सिस्टम भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन तो क्लियर हुई। अब इसका हम लोग क्या समझेंगे, महत्व भी हमको जानना है क्योंकि 5 नंबर में पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है समझिए। सबसे पहला है, इस क्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं।
सही बात है। प्रकाश संश्लेषण से पौधे किसका निर्माण करते हैं? उनके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भोजन कैसे बनाते हो, रोटी सब्जी बनाते हैं क्या? भैया पौधे रोटी सब्जी नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें पौधे में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज नामक जो बनता है कार्बोहाइड्रेट, फिर उसको पूरे पौधे में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे पौधे उसका उपयोग करते हैं। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवधारियों के श्वसन के काम आती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन पौधे बाहर छोड़ते हैं, जो हम जीवधारियों के सभी के श्वसन के काम आती है, मतलब सांस लेने के काम आती है। तीसरा है, इस क्रिया में पौधे एक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जो वायुमंडल में, जिससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा, तो वही वर्ड है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिससे जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं फैलता है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इस क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं CO2 का संतुलन बना रहता है, मेंटेनेंस बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण होता है किसी प्लांट्स में, तो CO2 एवं O2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मेंटेनेंस या संतुलन बना रहता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे गोंद, रबर, सेलुलोज आदि का निर्माण भी करते हैं। सही है, इस क्रिया के द्वारा पौधे इन सब चीज़ों का निर्माण भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या महत्व है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवधारियों के श्वसन के काम आती है। क्लियर कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं जीवधारियों के काम आती है। तीसरा, इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण नहीं फैलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो वायुमंडल को पोल्यूटेट करती है। यदि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो वायुमंडल में O2 और CO2 का संतुलन बना रहता है। इस क्रिया से द्वारा पौधे गोंद, रबर, सेलुलोज आदि का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपका पूरा महत्व हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, यह क्रिया पौधों की हरी कोशिकाओं में होती हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सही बात है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे में होता है, जबकि यह क्रिया पौधों तथा जंतुओं की सभी कोशिकाओं में होती है। क्योंकि श्वसन की क्रिया तो हम लोग भी करते हैं, पौधे भी करते हैं, और भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों या आपके जो जानवर हों, वो सब। कहने का मतलब सभी जीव जंतु आपकी श्वसन की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरी कोशिकाओं में होता है, मतलब पौधे का हरा होना जरूरी है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है और O2 बाहर निकलती है। सही बात है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी है और O2 बाहर निकलेगी, जबकि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकालते हैं। हम लोग जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तीसरा पॉइंट है, यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसको क्रिया कर लेना, यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, क्योंकि प्रकाश जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है ना, जबकि इस क्रिया में प्रकाश और अंधकार दोनों में होती है, चाहे रात हो या दिन हो। सांस तो हम दिन रात लेते हैं ना, तो श्वसन की क्रिया दिन में भी होती है और रात में भी आपकी चलती रहती है। चौथा पॉइंट है बच्चों, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। मतलब क्लोरोफिल, या कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट कर लीजिए इसको। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जबकि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट, आप लोग याद रखें, वहाँ पर होती है। पांचवा पॉइंट है, इस क्रिया के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि इस क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं।
ठीक है। तो बच्चों ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। देखिए हार्मोन वर्ड आया है, प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं और इसका महत्व पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पौधों में निश्चित स्थानों पर तो बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचकर उनकी वृद्धि एवं विकास संबंधी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, वही पादप हार्मोन कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है आदि। क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं हार्मोन, कैसे होते हैं, जटिल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और प्लांट्स के किसी निश्चित भाग पर बनते हैं, ठीक है, और संवहन ऊतकों द्वारा टिश्यू पाए जाते हैं, उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान या विभिन्न भागों में ये पहुंच जाते हैं और वहां जाकर प्लांट्स की ग्रोथ संबंधी, विकास संबंधी सभी क्रियाओं को ये कंट्रोल करते हैं, वही आपके प्लांट हार्मोन उन्हें कहते हैं, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन आपका एग्जाम्पल है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात, जो हार्मोन होते हैं ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। दूसरा, ये अति सूक्ष्म मात्रा में अधिक प्रभावकारी होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों इनका निर्माण जड़, तना, पत्ती के कहाँ पर होता है, शीर्ष पर होता है। ध्यान रखें, जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, इनका जो निर्माण होता है, मतलब ये जो बनते हैं तो जड़, तना, पत्ती के किस भाग में बनते हैं, शीर्ष पर, ठीक है। चौथा है बच्चों, ये फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। फ्लोएम एक कोशिका होती है जिसके द्वारा हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ठीक है। तो बच्चों पादप हार्मोन क्या है, इसका क्या महत्व है, उम्मीद कर विशेषताएं क्या हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, श्वसन क्या होता है, इसके प्रकार लिखिए। देखो बच्चों यह एक जैव रासायनिक क्रिया है श्वसन, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज ये ऑक्सीकृत होकर सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, बाद इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन एक्चुअल में क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, चाहे स्टार्च हो या ग्लूकोज, जब सभी टूटते हैं तो क्या निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया, अब भोजन में ग्लूकोज बना, अब जो ग्लूकोज होता है तो वो फिर पूरे पौधे में वो को मिलना भी है, तो वो फिर छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है ना, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन की क्रिया होती है। जब श्वसन की कोई भी चीज़ मतलब अपने आप में ज़्यादा है, जब वो टूटेगी तो एनर्जी तो निकलेगी, ऊर्जा तो बाहर निकलती ही निकलती है। और जो श्वसन होता है बच्चों ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार कौन से हैं, सबसे पहला है ऑक्सीश्वसन। तो बच्चों वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ध्यान रखें, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो ऑक्सीश्वसन कहलाता है। और दूसरा है अनऑक्सीश्वसन, यानी वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। बहुत अच्छी है डेफिनेशन, ऑक्सीजन अनऑक्सीजन दोनों क्लियर भी हो गए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको श्वसन किसे कहते हैं और उसके प्रकार को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन एवं अनऑक्सीश्वसन में डिफरेंस लिखिए, अंतर बताइएगा। तो देखो पहला पॉइंट तो भाई यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, बिना ऑक्सीजन के होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व H2O उत्पन्न होते हैं, जबकि इस क्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से लैक्टिक एसिड एवं एथिल अल्कोहल उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त हो रहा है, इसमें लैक्टिक एसिड एवं एथिल अल्कोहल बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन का अपूर्ण ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है इसलिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट है, इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा
कम निकलते हैं, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, अपूर्ण होता है, इसलिए एनर्जी नहीं मिलती है। 3 पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो तो बता ही दिया 38 एटीपी होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, सिंपल पॉइंट है। 5वां है, क्रिया जीवन भर होती है, मतलब ऑक्सीडेशन लाइफ टाइम चलता है, जबकि अनऑक्सीडेशन की क्रिया अधिक समय तक नहीं चलती है। तो ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन में अंतर भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिब्रेलिन के कार्य लिखिए। जिब्रेलिन एक हार्मोन है, इसके कार्य पूछे जा रहे हैं, ध्यान रहे आप लोग बच्चों। यह तना है तनों एवं पत्तियों में वृद्धि करता है और बौने पौधे ऊंचे लंबे हो जाते हैं। क्या लिखा है? जिब्रेलिन के कार्य ध्यान रखें, तनों एवं पत्तियों में वृद्धि करता है जिब्रेलिन हार्मोन, और यह ऊंचे जो छोटे पौधे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। बोल्टिंग की क्रिया कराता है। बोल्टिंग की क्रिया क्या होती है? पौधों की जो पौधा होता है ना, उससे जो वो निकलती कलिका निकलती है, तो उसको निकलने में सहायता करता है। यह पौधों के पुष्पन को प्रेरित करता है कि पौधे से फूल निकलें, प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है ये हार्मोन। जिब्रेलिन के छिड़काव से बीज रहित फल भी प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखें। कैसे? जिन फलों में बीज भी नहीं होते, इस प्रकार के फल भी प्राप्त होते हैं। इस हार्मोन के छिड़काव से काष्ठीय पौधों में कैम्बियम की सक्रियता बढ़ जाती है। इस हार्मोन के छिड़काव से क्या होता है? जो कठोर पौधे होते हैं उनमें कैम्बियम की एक्टिविटी या सक्रियता बढ़ जाती है। तो जिब्रेलिन के प्रमुख कार्य हैं, याद रखें। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान रखें। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण यह एक जैविक क्रिया है और यह एक भौतिक क्रिया है। देखिए, जैविक क्रिया का मतलब है, मैंने वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन आपको पहले ही क्लियर कर दी कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पौधे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं रंध्रों के द्वारा, जबकि ये वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे आप गिलास भर के रख दो धूप में, पानी को, गिलास को रख दो भर के पानी को, है ना, तो पानी उड़ जाएगा आपका 2-3 घंटे बाद गिलास पूरा खाली। क्यों? क्योंकि पानी वाष्प के द्वारा उड़ गया। तो ये फिजिकली हुआ, जनरली फिजिकल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो इसलिए है एक भौतिक क्रिया। बच्चों, इस क्रिया में विभिन्न दाब उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पौधे में हो रही है ना, इसलिए विभिन्न प्रेशर उत्पन्न होते हैं, जबकि इसमें कोई प्रेशर उत्पन्न नहीं होता। गिलास रखा हुआ है, या जनरली गिलास तो छोड़ो आप लोग, तालाब से पानी उड़ जाता है, नदी से पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, तो वो क्रिया क्या है? वो वाष्पीकरण की क्रिया है। यह क्रिया रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि जो रंध्र होता है ना, रंध्र जो छिद्र होता है, रंध्र के चारों तरफ आपकी रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे जो रंध्र है वो बंद हो जाता है एवं खुल जाता है। लेकिन यह क्रिया अनियंत्रित होती है। सही बात है, क्योंकि पानी वाष्पन के रूप में इस क्रिया को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, बिल्कुल उड़ेगा पानी इसमें, तो फिजिकली है ना, किसी जीव में थोड़ी ना हो रही है क्रिया। इसलिए इस क्रिया में जीवित पौधों की सतह से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। कौन से पौधों से? जीवित पौधों से। जबकि इस क्रिया में खुली सतह से, कहीं भी पानी भरा हुआ खुली सतह से, वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, इस क्रिया में रंध्रों की आवश्यकता होती है, कि इसमें जो जल उड़ेगा वो वाष्प बनकर जाएगा, तो मतलब रंध्रों की आवश्यकता चाहिए कि नहीं? बिना रंध्र के यह क्रिया नहीं हो सकती है। जबकि जो वाष्पीकरण की क्रिया है, इसमें रंध्रों की कोई आवश्यकता है ही नहीं है क्या? नहीं है, सीधा पानी उड़ेगा वाष्प बन करके धूप के द्वारा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में क्या डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी को 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अंतर विशेष याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और बच्चों, मैं हमेशा आपको समझाता रहता हूँ, बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करते रहिएगा। बाकी वीडियो समय समय पर हम लाते रहेंगे। आपकी छमाही परीक्षा 1 दिसंबर से है। कोशिश हमारी है कि आपको जो है जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट कराएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।